सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आज हम इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी और आपके लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो आप परफॉर्म करेंगे या लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर और अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के और बिना किसी रुकावट के वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो और ऐसी बनाने के लिए। और ये पूरा चैप्टर होगा, ठीक है। कोई बीच में कोई डबल मतलब जैसे कि 2 पार्ट 3 पार्ट नहीं होगा, तो पूरी वीडियो होगी आपके लिए। तो शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहें और जो भी चीजें आपको डाउट आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉपर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें है वो है गुड्स। गुड्स क्या होता है? मीन्स फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड। द टर्म गुड्स मतलब क्या है? मतलब ये होता है फिजिकल, मतलब जो भी आप टच कर सकते हो, जो भी आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। और टेंजिबल मतलब होता है जो भी आप सीन कर सकते हो यानी देख सकते हो। वो ऑब्जेक्ट जो कोई छू सकता है, कोई देख सकता है, उससे जो आपको वांट्स को सेटिस्फाई मिलेगी, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, उसको क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फाई मिलना चाहिए या सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं गुड्स। देखो एक और छोटा सिंपल फंडा है, क्या है कि एक होता है गुड और एक होता है गुड्स। तो गुड और गुड्स में फर्क होता है बच्चों। तो गुड मतलब होता है अच्छा और गुड्स मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप देख सकते हो और छू सकते हो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। जो आपकी इच्छाओं पे खत्म और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल है, अगर एक कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए जो बुक्स है ना, वो क्या हो जाएंगे? उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। बुक हो गई, ज्योमेट्री हो गई, उसमें पेन पेंसिल है ना, ये सारी चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगे। और सर्विसेज क्या होती हैं? विच कैप्चर द इंटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड। द टर्म सर्विस मतलब क्या बोला गया है कि जितने भी इंटेंजिबल यानी कि जिनको आप नहीं देख सकते ना छू सकते हो, लेकिन तब भी आपके अगर वो वांट्स को या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? सर्विसेज बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए गुड्स होते हैं बुक पेंसिल, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन पढ़ा कौन रहा है इनको? टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो टीचर जो अपनी सर्विस दे रहा है, जो वो बता रहा है इनको, वो चीजें क्या आ जाएंगी? उसके सर्विसेज में आ जाएंगी। आपको ना वो दिखते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनका जो मोरल होता है, कुछ नहीं ऐसा होता, बट आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या माना जाता है? सर्विसेज होता है। सर्विसेज को आप नहीं तो देख सकते हैं और ना ही आप छू सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? वी मीन दोज गुड एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज का मतलब है वो गुड एंड सर्विसेज जो आपको दूसरे गुड एंड सर्विसेज बनाने में मदद करता है। यानी कि आपके पास जो रॉ मटेरियल होगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो भी आपका क्या है? एक गुड्स ही है। बट आप रॉ मटेरियल को जब यूज करोगे, जब उसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस कुछ करोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा? उससे फिनिश गुड। और यही फिनिश गुड क्या हो जाता है? ये भी तो एक गुड ही है, रॉ मटेरियल भी एक गुड था, फिनिश गुड भी एक गुड है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिनसे आप कुछ नई चीजें भी बना सकते हो, तो वो भी आपके लिए क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि जमीन, लेबर, टूल्स, मशीनरी, ये सारे आपके लिए क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। इनकी मदद से आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हो और प्रोड्यूस कर सकते हो। इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारे पास एक इकोनॉमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाग काम करते हैं और जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाते हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम, ऐसे जगह है जहाँ पे लोग बाग रहते हैं और पैसा कमाते हैं और खुद के खर्चों को, खुद के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है व्हेन डिमांड ऑफ गुड एंड गुड्स इज मोर देन इट्स सप्लाई। यानी कि यहाँ पे जो डिमांड होगी किसी भी गुड्स की, रैंडम कोई भी गुड्स की, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो वो स्कार्सिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी गर्मियों में हम सबकी डिमांड क्या होती है? कि बारिश हो जाए, यहाँ पे थोड़ी सी रेन हो जाए, ठीक है। बट भगवान उसकी सप्लाई क्या कर देते हैं? नहीं करते। यानी कि स्कार्सिटी मच रखी है बारिश होने की। बट अभी तो मौसम मानसून वाला है तो अभी तो बारिश हो रही है। लेकिन
जब गर्मियों का जब समर सीजन आ जाता है तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, उस चीज को हम स्कार्सिटी बोलते हैं, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है व्हेन अवेलेबल ऑफ गुड इज मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे जरूरत से ज्यादा ही डिमांड को फुल करने के लिए पूरी की पूरी सप्लाई बढ़िया कर रखी हो। ठीक है, यानी कि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी। ये जस्ट अपोजिट होता है स्कार्सिटी का, ये जस्ट अपोजिट किसका होता है, स्कार्सिटी का। फॉर एग्जाम्पल, अब गर्मियों में धूप की डिमांड है ना बहुत कम है, लेकिन सप्लाई क्या है बहुत ज्यादा है, तो आप उस टाइम पे क्या होते हैं, अबेंडेंट पे होते हैं। क्या कहाँ पे होते हैं, अबेंडेंट पे होते हैं। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों, जब आप इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जब आप बहुत अच्छे तरीकों से उस चीज का इस्तेमाल करते हो तो आप इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज में आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास एक टी शर्ट है, जैसे एक बॉय है तो उसका, अगर उसका एक बड़ा भाई है, उसका एक छोटा भाई है, पहले वो टी शर्ट पहनेगा बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, और फिर ये सो ऑन चलता रहेगा जब तक वो टी शर्ट की हालत बहुत बेकार ना हो जाए। उस चीज को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब ये बच्चों कि ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ क्या है, चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ क्या है, ये एक चॉइस है। ठीक है, अब देखो, इट अराइज क्यों अराइज होती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है बच्चों, यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और जो हम उनसे ऑल्टरनेट यूजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल का एक एग्जांपल है। पेट्रोल एक एग्जांपल है, इससे क्या होता है, पेट्रोल से आप खाली क्या कार ही चला सकते हो क्या, नहीं, आप कार के साथ साथ बस भी चलाते हो, ट्रक भी चलाते हो, जनरेटर भी चलाते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेट्रोल की मदद से चलती हैं, यानी कि उनके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पेट्रोल से खाली इंसान यही सब नहीं चलाना चाहता है, और भी कुछ और भी चीजें, मशीन्स हो गई, कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी, उसको यूज करना चाहता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम बस खाली लाइट बल्ब वगैरह ही जलाते थे, बट आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कार में भी देख रहे हैं, ई रिक्शा वगैरह है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन है। यानी हमारी इच्छा कभी उससे खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इट मीन विच थिंग राइट एट माइक्रो लेवल दोज नीड नॉट टू बी राइट एट मैक्रो लेवल। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ है, ये माइक्रो है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो। यानी कि जो भी चीज अगर छोटे लेवल पे होती है, ठीक होती है, जरूरी या जरूरत नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी ठीक हो। मतलब समझ में नहीं आया तो, मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि कोई भी काम आप अगर छोटे लेवल पे करते हो इसका अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन आप अगर उसी को काम को बड़े लेवल पे करोगे तो नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टार्टअप करा है, स्टार्टअप का मतलब बच्चे आप सब जानते ही हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है आप अपनी एक कंपनी खुद बना रहे हैं। ठीक है, आपने एक स्टार्टअप करा है छोटा सा, आपने पहला स्टार्टअप एक दुकान से करा, फिर आपने मल्टीपल दुकान खोल दी। ठीक है, यहाँ पे भी दुकान खोल दी, 1 2 3 4, फिर यहाँ से भी मल्टीपल दुकान खोल दी। अब अगर आप देखें तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जहाँ पे आप एक से बहुत ज्यादा अच्छा पैसा या अच्छा बिजनेस कर सकते थे, बट अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यानी कि इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए थे। यानी कि कोई काम अगर छोटे लेवल पे होता है, जरूरी नहीं है कि बड़े लेवल पे भी होगा तो ठीक ही होगा। यानी कि इफ सेविंग डन एट स्मॉल लेवल दैट इज बेनिफिशियल, मतलब कि अगर आपके पास ₹50 हैं, उसमें से आप ₹5 सेव कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो ये क्या है, अच्छी बात है। बट अगर आप ₹50 में से 45 सेव कर रहे हो तो ये खराब बात है। ये क्या हो गया, खराब बात है। क्यों खराब बात है यार, पैसे बचाना तो अच्छी बात है, बट जितना आप खर्चा करोगे तभी तो दूसरे की इनकम बनेगी। यहाँ पे एक सिस्टम होता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द
इनकम ऑफ अनदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक बंदे का खर्च दूसरे बंदे की क्या होती है? इनकम होती है। अगर आप खर्च ही नहीं करोगे तो दूसरा बंदा इनकम अपनी जनरेट नहीं करेगा, और नहीं कर पाएगा यानी कि वो दिक्कत में रहेगा। और दिक्कत में रहने का मतलब होता है कि बच्चों पैसे की कमी रहेगी ना, शॉर्टेज रहेगा उसके पास। तो ये इससे क्या होगा? इससे होगा इट डिस्टर्ब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इससे सर्कुलर फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर डाउट हो और तो अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क पता करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब क्या है? इसमें हम एक ही के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक ही के बारे में बात करने का मतलब क्या है? एक ही के बारे में बात करने का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं इंडिविजुअली किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके क्लासरूम में टोटल 60 बच्चे हैं, यानी 60 स्टूडेंट है, बट मैं एक ही यानी मॉनिटर से ही बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो इंडिविजुअल यानी कि माइक्रो लेवल पे बात हो रही है। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या इसका? कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। ऐसा कौन सा प्राइस रखें जिससे कंज्यूमर भी बाय करे तो उसको कोई दिक्कत ना हो, और प्रोड्यूसर भी सेल करे तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। यानी ऐसा कोई प्राइस तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, ना जिससे कंज्यूमर को ये लगे कि अरे सस्ता है, महंगा है। उसको ये लगे कि हाँ ठीक है, वर्थ इट हो रहा है। और प्रोड्यूसर को भी लगे कि हाँ चलो प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्राइस तो होना ही चाहिए इसका। इसका एक और नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है प्राइस थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब होता है भाई जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसका नाम रख देते हैं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे कोई मोटा होता तो उसका नाम, मोटा उसकी प्रॉब्लम है कि वो मोटा है, बट हमने उसका नाम ही मोटा रख दिया। ठीक है, यानी मैं डिफेम नहीं कर रहा, किसी को ऐसे हाईलाइट नहीं है, बट अगर कोई पतला है, कोई अगर पतला है, पैटला है अगर, तो उसका नाम रख देंगे पतला, सूखा, ऐसे। तो ये क्या हो गया? किसी की भी जो प्रॉब्लम है वही किसी का क्या होता है? नाम होता है। द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि आप जो इसको मेजर कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, क्या चल रहा है, किसके मदद से? डिमांड एंड सप्लाई। जैसे प्लम्बर होते हैं, जैसे कोई भी टेक्नीशियन होता है, उनके पास अपने टूल्स होते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी पास अपना एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर, इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमी इन विच वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमी का मतलब है सभी के बारे में बात करेंगे। अगर मेरे को पूरी क्लास रूम में गया मैं और मेरे को पूरी क्लास से बात करनी है, यानी टोटल 60 बच्चों से बात करनी है, तो वो मैक्रो लेवल में आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों बड़ी बातचीत होती हैं, तो ये मैक्रो लेवल पे सॉल्व होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो जिसकी प्रॉब्लम होती है, मैंने जो बताया था, जो जिसकी प्रॉब्लम होती है वही उसका क्या होता है? नाम होता है। तो इसका नाम क्या हो गया? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। द मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके भी कुछ टूल्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की मदद से कर सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल जाएगा, इसमें जाएंगे ऑल प्रोड्यूसर, ऑल कंज्यूमर। ठीक है, आई होप आपको इस चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये बेसिक है ये, और ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही, परमानेंट है और आता है, दिखने को मिलता है। और ये कम लमसम 3 to 5 की रेंज में क्वेश्चन वेरी करता है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, मैं तुम्हें दो तीन चीजें बताता हूँ। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों ये दोनों क्या होती हैं आप सबको मे भी पता हो, मे भी ना पता हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जब भी आप कोई काम करते हो
जब भी आप कोई सर्विसेज या कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसके बेसिस पे मनी मिलता है। तो आप क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हो उसके बदले आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ट्यूटर आए हैं, ठीक है, तो आप उनको पेमेंट करोगे तो उनके लिए क्या हो जाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आपके कोई बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर ही आपको पढ़ा रहा है, तो आप उनसे पैसे नहीं दोगे, और नहीं दोगे तो उनकी कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बातचीत हो जाती है। These basic economic activity every society has to face scarcity। सभी सोसाइटी में scarcity of the resources होता ही है। scarcity का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो हम इसको एक और प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और रिसोर्सेज के आप अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हो, और यहाँ पे ह्यूमन बॉन्ड जो है वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है फेस करने को मिलेगा आपको। व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, क्या टेक्निक्स, क्या दिमाग लगाएं, किससे क्या प्रोसेस करें, किससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े हमारा, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरी चीज आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें हम अपने गुड एंड सर्विसेज। तो व्हाट इज प्रोड्यूस में बात करेंगे, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ दीज ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस, मतलब कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने होने चाहिए। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड क्लोथिंग हाउसिंग और हैव मोर लग्जरी गुड, क्या प्रोड्यूस करूं, इतने सारे तो मेरे पे ऑप्शंस हैं, मैं इनमें से कोई एक भी चीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ और एक से ज्यादा भी चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे किस पे डिपेंड करेगा, ये मेरे रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। और रिसोर्सेज क्या है बच्चों, रिसोर्सेज है मेरे पास लिमिटेड, तो मेरे को बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा कि जिससे मेरे पास जो सामान है वो मैं बना पाऊं, और मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को पहले क्या डिसाइड करना है, मेरे को पहले डिसाइड करना है कि मैं कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करूं। उसके बाद मैं इनवर्ट क्वांटिटी, मैं इनवर्ट क्वांटिटी कि मैं क्वांटिटी क्या रखूं उस चीज की। तो ये कैसे डिसाइड कर पाऊंगा मैं, जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई हो रही होगी, जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई हो रही होगी उसके बिहाफ पे मैं ये प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मतलब डिमांड ज्यादा होगी जिस चीज की, मैं उसी चीज की तो प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। अभी हमारे आसपास से रक्षाबंधन गया, ठीक है, तो रक्षाबंधन में हमने देखा कि मार्केट में सबसे ज्यादा की डिमांड किस चीज की थी, राखी की थी। किसकी थी, राखी, ठीक है, जो राखी की। अब ये जो राखियां हैं जो डिमांड हो रही है इनकी, तो इनकी सप्लाई कौन कर रहा था, प्रोड्यूसर कर रहा था। यानी कि मैं वो गुड्स बना रहा हूँ या वो चीजें बनाऊंगा जो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, और इन क्वांटिटी मतलब इन व्हाट क्वांटिटी, मैं कितनी क्वांटिटी बनाऊं ये मेरे ऊपर डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यर्थ और वेस्ट रिसोर्सेज का हो। आई होप आपको व्हाट इज प्रोड्यूस्ड और इन व्हाट क्वांटिटी समझ में आया हो। यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी प्रोड्यूसर वो चीज प्रोड्यूस करेगा जो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो उसकी सप्लाई करना चाहेगा, और वो किस पे बेसिस पे करेगा, जितना उसके पास रिसोर्स अवेलेबल होगा वो उतनी ही क्वांटिटी बनाएगा। दैट इज वाई इकोनॉमी हैव टू मेक द चॉइस अबाउट द गुड टू बी प्रोड्यूस। इसीलिए इकोनॉमी को ये चॉइस बनाना पड़ता है कि कौन से गुड को बनाए और कितना बनाए। तो आइए, अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ आर दीज गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि पहले हमने डिसाइड क्या करा कि कौन सा गुड्स हमें बनाना है, कौन सा गुड्स हमें बनाना है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक हम यूज करें उस गुड्स को बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे दो टेक्निक होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, ये लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर का मतलब है जहाँ पे आप लेबर को ज्यादा यूज करोगे, लेबर ज्यादा रहेंगे आपके पास, ठीक है, लेबर आपके पास क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल में आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग खराब है, पैसा ज्यादा रहेगा आपके पास, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास पैसा ज्यादा है। लेबर में अगर आप ये वाली टेक्निक यूज करोगे तो आपको लेबर ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर आप कैपिटल यानी मशीन्स पे जा रहे हो
तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मशीन यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। और ये आपको डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर कि आप कौन से गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, कौन सी टेक्निक आप यूज करना चाहते हो, वेदर इट इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वेदर इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इकोनॉमी विल selected that technique is more beneficial for economy। यानी कि वो टेक्निक यूज करी जाएगी जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा पाए। ये नहीं कि कोई सी भी कर दो, दोनों ही कर दो, नहीं, दोनों में से कोई एक चॉइस करनी है ना। आपको क्या करनी है, यहाँ पे चॉइस करनी है। आपके पास दो चीजें हैं, आपको चॉइस करना है कि इन दोनों में से आपको क्या चीज अच्छा रिजल्ट और बेनिफिशियल होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दें, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button। For whom are these goods and services to be produced? मतलब क्या है इसका मतलब, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। सबसे पहले आपने गुड्स डिसाइड करा, क्या गुड्स कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। उसके बाद आपने टेक्निक यूज करनी, देखिए टेक्निक यूज करोगे। अब टेक्निक के बाद क्या होगा, किसके लिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है या फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरपर्सनल होता है। फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल में क्या होता है, जब होली का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, होली में आपके यहाँ पे बहुत आपके अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं मम्मी की हेल्प करने के लिए, गुजिया बनाने के लिए, अच्छी बात है। बट आपकी मम्मी एंड द उनको पैसे तो नहीं देती, उनको पैसे तो नहीं देंगी ना, उनको क्या दे देती हैं, थोड़ी थोड़ी जो भी उन्होंने बनाने में हेल्प करी होगी, जैसे गुजिया बनाने में हेल्प करी होगी तो आप उनको एक एक दो दो गुजिया दे दोगे, अच्छा रहता है। ये होता है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप पैसे से किसी की चीज को नहीं नापते या नहीं मेजर करते या नहीं देते, ठीक है। लेकिन फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको इसमें पैसे देने पड़ते हैं, यानी आपको किसी भी चीज की आपने सर्विस ली होगी उसके आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने रेंट लैंड जो है रेंट पे लिया था तो आपको उसका रेंट दे करना पड़ेगा। अगर कोई लेबर आपके पास आया था काम करने के लिए तो आपको उसको वेजेस या तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो यानी कि आपको ये पहले से ही क्लियर होता है कि फैक्टरल में आपको क्या करना है। फैक्टरल में जितनी भी चीजें होंगी उसमें पैसे का या मनी की बातचीत होनी होनी है, ठीक है। Thus, every economy face the problem of allocating the scarce resources to production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individuals. With an economy, the allocation of scarce resources and the distribution of the finite goods and services are the central problem of an economy। मतलब क्या बोला गया है कि एक तो ये चीज क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो, लेकिन उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो या कैसे आप उसको बांटते हो लोगों में, वो भी मैटर करता है। ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कौन से मेथड या कौन से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, यानी इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है या फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इंटरपर्सनल है तो उसमें मनी की बातचीत नहीं होती, वहां पे मनी काउंट नहीं करते। लेकिन अगर फैक्टरल है आपके पास, अगर वो चीज आपके पास फैक्टरल है तो आप उसमें मनी की बातचीत या मनी आपको एक्सचेंज करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, करनी ही पड़ेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पीपीएफ के बारे में। अच्छा, इसको पीपीसी भी बोला जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना जब आप बस खाली पीपीएफ देख रहे हो तो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी आपको अगर आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है बच्चा, है ना, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी दो चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हो, आप किसी दो चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो आप उस चीज को क्या बोलते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंटियर। अब क्या होता है कि देखो आप कोई दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे और सर्विसेज थे उनकी मदद से, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बना के देता रहेगा। अब देखो पीपीसी क्यों, क्योंकि आपको अगर एक यूनिट बढ़ाना होता है किसी में से भी तो आपको सेकंड यानी कि अनदर यूनिट का आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे यूनिट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पढ़ते हैं देखो, the scarce resources have alternative uses and the every society has to decide on how much of each of the resources to be used in a production of a different good and services। In other words, every society has to determine how the allocated is scarce resources to different good and services। मतलब हम बोला ना मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट है बट आप दो ही चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, आपको जब ये चेंजेस देखने को मिलेंगे।
An allocation of scarce resources of the economy give rise to a particular combination of different goods and services. Given the total amount of resources, it is a possible to allocate resources in a many different way and thereby achieving the different mixes of all the good and services. मतलब क्या है, आपको अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देगा कि आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आप x में से इतना कम करेंगे तो आपका y इतना बढ़ जाएगा, आपका अगर y में से इतना कम करेंगे तो आपका x उतना हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आपको देता जाता है, इसको बोलते हैं हम पीपीसी। ठीक है, इसका कुछ डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, सीधी लाइन, गुड वाई यहाँ पे लिखेंगे, गुड एक्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं पीपीसी की? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या रहेंगे आपके पास? लिमिटेड रहेंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे वो क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। फिर गिवन रिसोर्सेज शुड बी फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल और अच्छे तरीके का पूरा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल अच्छे से करोगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लोगे। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज गिवन था आप उससे बस 2 ही चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये किसकी मदद से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एम आर टी, एम आर टी को ही हम स्लोप ऑफ पीपीसी भी कहते हैं। पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये इसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है, ऐसे होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। ठीक है, एमआरटी क्या होता है बच्चों? एमआरटी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट शो दैट अमाउंट ऑफ गुड वाई नीड्स टू बी सैक्रिफाइस फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मतलब क्या है कि आप वाई का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड एक्स को पाने के लिए, यानी कि आप ऊपर लिखोगे चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स, यानी कि सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई और गेन इन गुड एक्स, मतलब कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी गुड्स को पाने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बच्चों? इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जांपल आपकी ना जॉब लगी है, फॉर एग्जांपल आपकी एक जॉब लगी है, ठीक है, आपको एक जगह से सैलरी मिल रही है 35K, और सेम काम, सेम सेम जगह, सेम थोड़ा आगे पीछे है, बस किराया सेम जा रहा है, सब कुछ सेम है, सब कुछ काम वाम सब सेम है, आपको वहां पे मिल रहे हैं 45K। तो बच्चों आप बताओ कहाँ पे जॉब करना चाहोगे? तो इसका आंसर आप तो पहले कमेंट में बताना कि आप कौन सी जगह पे जॉब करना चाहोगे, 45K वाले में या 35K वाले में। ठीक है, तो मैं अगर पर्सन बात करता तो मैं 45K के पास जाता। क्यों? क्योंकि सेम काम है, सेम सब कुछ सेम ही है, इधर उधर नहीं है जाना कहीं, तो 45K का काम करता है। ये होता है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? एमओसी क्या होता है? एमओसी स्टैंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस बाय विथड्रॉइंग बोल सकते हो या सैक्रिफाइस बोल सकते हो, सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड बाय, मतलब एक यूनिट को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे यूनिट का क्या करना पड़ेगा बच्चों? सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं एमओसी। और वो क्या बताता है एमआरटी? क्या 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 बताता है आपको? एमआरटी बताता है कि आपने कितना अमाउंट गुड ऑफ वाई सेक्रीफाइस करा है, किसके लिए? गुड ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होती है बच्चों? जितने भी डिसीजन होंगे, जितने भी क्या होंगे यहाँ पे मेन डिसीजन होंगे, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और लास्ट हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब किसके लिए होता है? ये सब डिसीजन कौन लेता है हमारे पास? गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता प्राइवेट सेक्टर का। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का मतलब होता है जो सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वही पार्टिसिपेट करेगी, वही डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेगी खुद की मदद से। ठीक है, क्या क्या डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसकी मदद? खुद की, गवर्नमेंट की मदद। अब बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप प्राइवेट सेक्टर भी मान सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मान सकते हैं।
यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का, यानी कि जितने भी डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन लेगा डिसीजन, प्राइवेट सेक्टर। इनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना। इनका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्राइवेट स्कूल, और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, आगे क्या है, positive and normative economics. In positive economics analyze, we study how the different mechanism function, and in normative economics we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. मतलब हम बहुत सारी चीजें पे बात करेंगे, है ना, इसमें होता है किसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक में। लेकिन नॉर्मेटिव में वो डिसीजन अच्छे थे, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जाती है। The positive and normative issues involved in the study of central economic problem, ये दोनों मदद करते हैं पढ़ने के लिए हमें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, और ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा ही रिलेट करते हैं। तो जिस चीज का आपको इंतजार था इतने देर से और अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया था चैनल को, तो आपका फ्रूटफुल जो है वो है ये क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या करना है किसमें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं पेपर में, और पेपर में नंबर लाने होते हैं अच्छे। ठीक है बच्चों, तो पहला है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल सकते हो यहाँ पे, या तो फ्रंटियर बोल सकते हो। तो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, सेम चीज, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, और पेपर में आ रखे थे तो मैंने दोनों ही दे दिए कि आपको एक अंदाजा मिलेगी पेपर में आ कैसे रहे क्वेश्चन। तो आपको ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, यहाँ पे और लिख लो। डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर होता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताओगे आप। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट प्लान इकोनॉमी, दोनों बताने हैं तो 5 नंबर का लमसम ये क्वेश्चन जाता है। ठीक है, सारी चीजें बताना है इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, जो हमने लास्ट में कवर करा है अभी वो, और फिर इसके अगला है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, और फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। और इसमें जब आप बताओगे इसमें, तो आपने एक एक पॉइंट ही बताना है बस, क्या माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। बट जब आप डिफरेंशिएट बताओगे वो आपके नंबर वेराई करेगा। अगर आपको 3 नंबर का पूछा गया तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 पॉइंट्स में आंसर देने की कोशिश करोगे, और अगर आपको 5 नंबर का बोला है तो 6 पॉइंट आंसर में होने चाहिए। हम नहीं दे सकते टीचर्स को ये हमारे नंबर कटें। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ये चैनल।